Assalamualaikum dear students, welcome to मैथमेटिक्स क्लास ऑफ पैराडाइज कॉलेज। मैं हूं शाहिद हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर की फोर्थ एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। जो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 2.4 का टॉपिक है वो है लॉजिक्स। तो लॉजिक्स दो किस्म के होते हैं, नंबर 1 इंडक्टिव लॉजिक, नंबर 2 डिडक्टिव लॉजिक। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव में क्या डिफरेंस है ये हम डेफिनेशन से भी क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि बेसिकली इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक से क्या मुराद है। इंडक्टिव लॉजिक्स ऐसे लॉजिक्स होते हैं जो छोटी छोटी मिसालों और मुशाहदात को लेकर हम एक कंक्लूजन ड्रा करते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन मेथड या इंडक्टिव लॉजिक्स। ऐसे लॉजिक्स जो छोटे छोटे रीजंस को या मुशाहदात को लेके बने उनको हम बोलते हैं इंडक्टिव लॉजिक। और ऐसे लॉजिक्स जो बड़े बड़े रिजल्ट्स को लेकर या कंक्लूजन्स को लेकर उसमें से एग्जाम्पल्स निकाल लेना उनको बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। ओके, और यहाँ पे साथ में हम इनको एग्जाम्पल्स लेके भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं जी। तो ये हैं डेफिनेशंस ऑफ इंडक्शन एंड डिडक्शन। तो इंडक्शन जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, इसे हम इंडक्टिव लॉजिक भी कह सकते हैं। प्रोसेस ऑफ यूजिंग एग्जाम्पल्स एंड ऑब्जर्वेशंस, मिसालों को और मुशाहदात को यूज करते हुए एक ऐसा तरीकाकार टू रीच अ कंक्लूजन, किसी कंक्लूजन को ड्रा करना या किसी कंक्लूजन तक पहुंचना कहलाता है इंडक्शन या इंडक्टिव लॉजिक। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, तमाम जो जानदार हैं वो सेल्स से मिलकर बनते हैं। अब इसके पीछे ये हमारे पास एक कंक्लूजन है, इस कंक्लूजन के पीछे 1000 इयर्स जो है वो साइंटिस्ट के लगे हुए हैं। अब इस कंक्लूजन के पीछे बहुत सारे साल जो है वो साइंटिस्ट ने अपने लगाए हुए हैं इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। तो वो तमाम प्रोसेस, वो तमाम ईयर्स जो है वो, और यहाँ तक पहुंचने के लिए जब ये बहुत सारे ईयर्स लगाए हैं तो ये कंक्लूजन ड्रा करने का जो तरीका है वो तरीका कहलाता है इंडक्शन और इंडक्टिव लॉजिक। वैसे ही बुक में एक एग्जांपल दी गई है कि अगर एक इंसान जो है वो पेंसिलिन जो है यूज करता है, देन कंक्लूड करता है कि पेंसिलिन जो है वो उसके लिए नुकसानदेह है, एलर्जिक है। तो ये जो प्रोसेस है एक कंक्लूजन तक पहुंचने का कि मेरे लिए जो पेंसिलिन है वो एलर्जिक है, ये मेथड असल में इंडक्शन या इंडक्टिव लॉजिक कहलाता है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है डिडक्शन और डिडक्टिव लॉजिक की, वो क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग आर्गुमेंट्स बाय अप्लाइंग नॉन फैक्ट्स और डेफिनेशंस और लॉज। जी, ऐसा तरीकाकार जो कि आर्गुमेंट्स बनाएगा बाय अप्लाइंग नॉन फैक्ट्स, पहले से कंक्लूड की हुई चीजों से। अगर फॉर एग्जांपल यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो है वो कहलाएगा डिडक्शन या डिडक्टिव लॉजिक। क्लियर हो गया यहां तक? डिडक्शन क्या है कि डिफरेंट फैक्ट्स को यूज करते हुए, डिफरेंट फैक्ट्स को, डेफिनेशंस को या लॉज को यूज करते हुए अगर हम आर्गुमेंट्स बनाएं या डिफरेंट एग्जांपल्स उनसे कंक्लूड करें तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं डिडक्शन। आपका जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 2, उसमें हम यहां पे डिडक्टिव लॉजिक्स को, डिडक्शंस को यूज करेंगे। इसकी एग्जांपल है ऑल मैन आर मॉर्टल,
क्योंकि तमाम जो मर्द हैं वो फानी हैं, वो आर्जी तौर पर यहाँ पे मौजूद हैं। सो वी आर ऑल मोर्टल, तो हम तमाम जो है वो फानी हैं, हम तमाम ने एक दिन मर जाना है। तो ये जो प्रोसेस है वो जनरल टू स्पेसिफिक है, जनरल टू स्पेसिफिक। हम बड़े बड़े रिजल्ट्स को यूज करके यहाँ पे ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स अगर अखज़ करते हैं तो इसको बोलते हैं डिडक्शन। और ये वाला लॉजिक स्पेसिफिक टू जनरल है, मतलब हम छोटी छोटी एग्जाम्पल्स और छोटे छोटे मुशाहदात को लेके अगर कोई कंक्लूजन जो है वो अखज़ करें, निकालें, तो ये स्पेसिफिक टू जनरल केस है और ये जो केस है ये जनरल टू स्पेसिफिक केस है। तो इन दोनों डेफिनेशंस को यूज करके हमने यहाँ पे स्टडी करना है। ये जो डिडक्शन है ये हमारा लॉजिक जो है वो इस चैप्टर में यूज होगा। तो रीजनिंग या लॉजिक्स को इंटरप्रेट करने के लिए या डिलीवर करने के लिए हम प्रोपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रोपोजिशंस क्या होती हैं, आइए स्टेटमेंट देखते हैं। A declarative statement which may be true or false but not both। एक ऐसी स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, बट ऐसा ना हो कि एट अ टाइम वो ट्रू भी हो या फॉल्स भी हो। तो ऐसी स्टेटमेंट को बोलते हैं प्रोपोजिशन। तो जो एरिस्टोटल था उसके नज़दीक कोई भी बात या कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं था। तो ये जो मेथड था ये मैथमेटिक्स या नेचुरल साइंसेस के लिए तो ट्रू था कि कोई भी स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल A इक्वल्स टू B अगर हम कहें तो या तो ये ट्रू है या ये फॉल्स है। दो नंबर्स या तो बराबर हो सकते हैं या फिर इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन दूसरी जो साइंसेस हैं, सोशल साइंसेस, उनमें बहुत सारी चीज़ें एट ए टाइम ना तो ट्रू होती हैं ना ही फॉल्स होती हैं, बल्कि कुछ भी उनके बारे में कहना गलत हो। तो ऐसे लॉजिक्स को बोलते हैं नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स। और ऐसे लॉजिक्स जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो उनको हम एरिस्टोटेलियन लॉजिक बोलते हैं। तो एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स वो लॉजिक्स होते हैं जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो एंड देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन ना हो। तो नेक्स्ट है नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स। और ऐसे लॉजिक्स इन विच स्कोप ऑफ थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी, जहां पे ऑप्शन मौजूद हो किसी थर्ड या फोर्थ पॉसिबिलिटी का, उनको हम बोलते हैं नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स। थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी अदर देन ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स के अलावा कोई तीसरी या चौथी जो है वो अगर ऑप्शन वहां पे मौजूद है तो ऐसे लॉजिक्स को बोलेंगे नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स। पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि यहाँ पे इस बुक में मैथमेटिक्स जो है और नेचुरल साइंसेज जो है वो एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स को यूज करते हैं। किनको यूज करते हैं? एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स। तो चलिए चलते हैं इनके नेक्स्ट सिंबल्स पढ़ते हैं डिफरेंट लॉजिक्स के। जी तो बच्चों यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे कुछ सिंबल्स आपको लिखे नजर आ रहे हैं, ये लॉजिक्स के सिंबल्स हैं। अगर एक स्टेटमेंट, एक प्रोपोजिशन आपके हमारे सामने आए तो उस प्रोपोजिशन को अगर हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें तो उसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक लॉजिक। ठीक है, ये हमारे पास सिंबल्स हैं और ये इनका यूज है। तो इस सिंबल को पढ़ते क्या हैं, सबसे पहले ये देखेंगे तो इस सिंबल को पढ़ते हैं नॉट।
नॉट या निगेशन भी इसको बोलते हैं। अगर कोई स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हो तो उसको निगेट कर देना, उसको गलत कह देना, उलट कर देना, उसको हम बोलते हैं निगेशन। एंड इसको पढ़ते हैं आर निगेशन ऑफ पी। नेक्स्ट है ये सिंबल, इस सिंबल को पढ़ते हैं एंड। ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं, सेट बिल्डर नोटेशन में भी हम ये चीज यूज कर चुके हैं। और ये दो स्टेटमेंट्स के दरमियान आता है। अगर एक स्टेटमेंट हो P और एक हो Q, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हो तो उसको बोलते हैं P एंड Q, और इस स्टेटमेंट को इस तरह से रीड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला सिंबल, ये सिंबल भी हम पहले यूज कर चुके हैं, और ठीक है। जब दो स्टेटमेंट्स के दरमियान ऑप्शन हो कि ये वाली ट्रू है या ये वाली ट्रू है तो उस वक्त ये यूज किया जाता है। इसे पढ़ते हैं P और Q से। नेक्स्ट हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये भी हम प्रीवियस क्लासेस में यूज करते आए हैं, लेकिन इसके स्टेटमेंट हम इस तरह से लिखते थे। इसका मतलब है इम्प्लीकेशन। इसको पढ़ते हैं इम्प्लाइज और इफ दिस देन दिस, ठीक है। और ये भी दो स्टेटमेंट्स के दरमियान आता है कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे ऑल मैन आर मॉर्टल, सिंस वी आर मैन देयरफॉर वी आर मॉर्टल, ठीक है। इफ P देन Q, इफ P देन Q। नेक्स्ट जो सिंबल है वो है बाय कंडीशनल का, और इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। आर इक्विवेलेंट का सिंबल जो है वो यूज किया जाता है। अगर दो बातें सिमिलर हो, इक्विवेलेंट हो तो उसके लिए ये सिंबल यूज किया जाता है, और इसे पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। दो स्टेटमेंट्स के दरमियान इफ एंड ओनली इफ इस तरह से लिखा जाएगा, इम्प्लीकेशन इस तरह से लिखी जाएगी, और इसे बाय कंडीशनल भी बोलते हैं। इसको पढ़ते हैं P इफ एंड ओनली इफ Q, या फिर P इज इक्वलेंट टू Q। ये हैं हमारे कुछ सिंबल्स जिनको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो अभी हमने जो सिंबल्स का यूज किया, अब हम उनको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट जो सिंबल था वो था निगेशन या नॉट का। तो जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ें। अगर P कोई सी प्रोपोजिशन है, इट्स निगेशन, तो उसका निगेशन क्या होगा, इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल एंड रीड एज नॉट P। इसको कहेंगे नॉट P। अगर P कोई सी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है देन उसका निगेशन क्या होगा। अगर हम कहते हैं पेशावर इज कैपिटल ऑफ KPK, देन इसकी निगेशन क्या होगी। अगर हम इसको कह लें P तो निगेशन P ये होगा, पेशावर इज नॉट द कैपिटल ऑफ KPK। तो इसका निगेशन क्या होगा, पेशावर इज नॉट द कैपिटल ऑफ KPK। तो इस तरह से निगेशन यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हम इसको इस तरह से शो करते हैं कि अगर हमारे पास P कोई सी प्रोपोजिशन हो तो निगेशन P क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्टेटमेंट है ट्रू, पेशावर इज द कैपिटल ऑफ KPK, अगर ये स्टेटमेंट है ट्रू तो इसका निगेशन क्या होगा, फॉल्स। मतलब ऐसी स्टेटमेंट जो इसका निगेशन कहलाएगी वो गलत होगी। तो देखें ये बात ठीक है ना कि पेशावर तो कैपिटल है KPK का, ये ट्रू है, लेकिन जब इसकी फिर निगेशन बनाई जाएगी वो फॉल्स होगी। ऐसे ही अगर हम ऐसी प्रोपोजिशन ले लें जो फॉल्स हो तो उसका निगेशन जो होगा वो ट्रू होगा। क्लियर हो गया। इस तरह से किसी बात को, किसी प्रोपोजिशन को टेबल की फॉर्म दे देना कहलाता है ट्रूथ टेबल। क्या कहलाता है, ट्रूथ टेबल। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू हो उसका निगेशन फॉल्स होगा, अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स हो उसका निगेशन ट्रू होगा।
ये है निगेशन का काम। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? अभी हमने पढ़ा निगेशन, निगेशन है किसी एक स्टेटमेंट के लिए, लेकिन कंजंक्शन है बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, बिटवीन टू प्रोपोजिशंस। तो अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं P एंड Q, कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q इज डिनोटेड बाय P एंड Q, P एंड Q। आपने सिंबल पढ़ा था एंड का, किसका सिंबल पढ़ा था? एंड का। कि दो स्टेटमेंट्स के दरमियान जब एंड आता है तो उसको बोलते हैं कंजंक्शन। और यहां पे हम इसका ट्रुथ टेबल भी बना के दिखाते हैं, लेकिन पहले आप ये जहन में रख लें कि दो स्टेटमेंट्स अगर हम उनको कंबाइन करें तो कितने ऑप्शन हो सकते हैं। या तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो सकती हैं, या फिर दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हो सकती हैं, या एक ट्रू और एक फॉल्स हो सकती है, या एक फॉल्स और दूसरी ट्रू हो सकती है। इस तरह से चार ऑप्शंस हो सकते हैं उन दोनों के दरमियान। तो हम ट्रुथ टेबल में इस तरह से वैल्यूज को लिखेंगे कि चारों जो ऑप्शंस हैं वो पोजेस करेगा ये ट्रुथ टेबल। लेकिन हम जानते हैं कि कंजंक्शन, दो बातों का जो है ना कंजंक्शन, जो एक स्टेटमेंट बनेगी वो कब हम उसे ट्रू कह सकेंगे? तो हम उसे उस वक्त ट्रू कह सकेंगे जब दोनों स्टेटमेंट्स P और Q ट्रू होंगी। मतलब P और Q का ट्रू होना दोनों का जरूरी है, किसमें? कंजंक्शन में। तो ये हम नोट लिख लेते हैं कि कंजंक्शन ऑफ P एंड Q इज ओनली ट्रू व्हेन इफ P एंड Q बोथ आर ट्रू। तो चलिए अभी हम इसका ट्रुथ टेबल बना के देखते हैं। तो हम ट्रुथ टेबल की तरतीब, अरेंजमेंट इस तरह से लिखेंगे, आपने जरा इसको गौर से देखना है। अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होंगी तो हम पहली स्टेटमेंट्स की पहली दोनों वैल्यूज ट्रू लिखेंगे और अगली दोनों वैल्यूज फॉल्स लिखेंगे, और जो दूसरी स्टेटमेंट होगी उसकी पहली ट्रू, दूसरी फॉल्स, फिर थर्ड वाली ट्रू और फोर्थ वाली फॉल्स रखेंगे। इस तरह से मैंने जो अभी आपको बताया कि मैक्सिमम 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं दो स्टेटमेंट्स के लिए, कि या तो वो दोनों ट्रू होंगी या दोनों फॉल्स होंगी, या फिर उन दोनों में से एक ट्रू होगी और एक फॉल्स हो सकती होगी। ये मैक्सिमम ऑप्शंस हैं उन दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान। तो कंजंक्शन क्या होगा? कंजंक्शन P एंड Q, इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो उनका कंजंक्शन ट्रू होगा। अदरवाइज अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है, उस सूरत में भी कंजंक्शन फॉल्स होगा, और अगर पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है, उस सूरत में भी उसका कंजंक्शन फॉल्स होगा। और अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो फिर भी वो कंजंक्शन उनका फॉल्स होगा। तो ये जो है वो ये था कंजंक्शन, जिसमें दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होना जरूरी है, तभी कंजंक्शन ट्रू होगा, अदरवाइज कंजंक्शन फॉल्स होगा। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स ली जा सकती हैं। जिस तरह से हम एक कंजंक्शन बनाए अगर कि लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड कोयटा इज द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान। तो ये जो हमने दो स्टेटमेंट्स के दरमियान एंड लगाया, ये बात ट्रू है। क्यों? क्योंकि दोनों बातें ट्रू हैं। क्लियर? इसके साथ ही एक और एग्जांपल लेते हैं। 4 इज लेस देन 5 एंड 8 इज लेस देन 10। ये हमने दो बातों को के दरमियान कंजंक्शन लिखा है। तो जरा देखिए कि ये जो प्रोपोजिशन, ये जो कंजंक्शन है, ये इसका ट्रू होगा या फॉल्स? 4 इज लेस देन 5 एंड 8 इज लेस देन 10, तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। 4 5 से छोटा है और 8 10 से छोटा है। ये बात तो ट्रू है, लेकिन ये बात फॉल्स है। फिर ये पूरी स्टेटमेंट, इन दोनों का कंजंक्शन क्या कहलाएगा? फॉल्स कहलाएगा। जो हमारे पास थर्ड सिंबल था वो था डिसजंक्शन का। डिसजंक्शन हमने देखा कि इस सिंबल से उसको डिनोट करते हैं, और ये दो स्टेटमेंट्स के दरमियान आता है। डिसजंक्शन दो स्टेटमेंट्स का
P और Q अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं उसे हम बोलेंगे PRQ और सिंपलिकली लिखेंगे PRQ इस तरह से PVQ। इस V का मतलब यहां पे R होगा। और अगर दो स्टेटमेंट्स का डिसजंक्शन लिया जाए तो वो स्टेटमेंट कब ट्रू होगी कब फॉल्स होगी। पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं कि दो स्टेटमेंट्स के दरमियान 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। डिसजंक्शन उन 4 पॉसिबिलिटीज में से 3 टाइम्स ट्रू होगा। अगर कोई भी स्टेटमेंट दोनों में से ट्रू हो तो डिसजंक्शन ट्रू होगा, मां सिवाय उस वक्त उस पॉसिबिलिटी में जब दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारे पास फॉल्स आ जाएं, तब हम कहेंगे कि डिसजंक्शन जो है वो क्या है, फॉल्स है। तो इस बात को हम यहां पे नोट की फॉर्म में लिख देते हैं। So disjunction of two statements P and Q is considered to be true when at least one component P and Q is true। ये हमारा हो गया disjunction। अब हम इसका बनाते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होगा, पहले बात कर चुके हैं कि दो स्टेटमेंट्स P और Q के दरमियान अरेंजमेंट क्या होगी। आप इसको मजीद देख लें। P को 2 टाइम्स ट्रू देन 2 टाइम्स फॉल्स लिखेंगे, वैसे ही Q को ट्रू फॉल्स लिखेंगे। इस तरह से 4 पॉसिबिलिटीज कंप्लीट हो जाएंगी। अब PRQ पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो PRQ ट्रू होगा, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो PRQ ट्रू होगा। फॉल्स देन दिस इज फॉल्स। तो डिसजंक्शन बेसिकली R को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो R जब दो टर्म्स के दरमियान आता है तो हमें पता है कि उनमें से अगर कोई भी ट्रू होता है तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगी। R आता ही इसीलिए है। तो ये है हमारा ट्रूथ टेबल। नेक्स्ट हम इनकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। A triangle can have 2 right angles or Lahore is capital of Sindh। ये हमारे पास एक दो वैल्यूज हैं। हमने कहा a triangle can have 2 right angles। ये बात गलत है। कोई भी ट्रायंगल जो होती है उसमें सिर्फ एक राइट एंगल होता है। नंबर 2, लाहौर इज कैपिटल ऑफ सिंध और लाहौर सिंध का कैपिटल है, ऐसी बात भी नहीं है। लाहौर जो है वो पंजाब का कैपिटल है, लिहाजा ये दोनों बातें फॉल्स हैं। तो ये डिसजंक्शन जो है ये हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। देन अभी प्रीवियस एग्जांपल जो हमने ली थी 4 इज लेस देन 5 और 8 इज ग्रेटर देन 10। अब इनमें 4 इज लेस देन 5 ट्रू है, 8 इज ग्रेटर देन 10 फॉल्स है। तो इन दोनों का डिसजंक्शन क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि जब दो स्टेटमेंट्स के दरमियान और आता है उनमें से एक भी ट्रू हो तो उन दोनों का डिस्टिंक्शन हमें ट्रू रिजल्ट देता है। जी, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिडक्शंस एंड इंडक्शन को स्टडी किया। इसके अलावा हमने डिफरेंट लॉजिक्स को स्टडी किया। नेक्स्ट जो मज़ीद इम्प्लीकेशन एंड बाय कंडीशनल एंड डिफरेंट मज़ीद उनको कंबाइन करके स्टेटमेंट्स को जो कंबाइंड स्टेटमेंट्स बनेंगी उनको यूज़ करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर का सहारा लेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।